देखिए हमारा जो टारगेट है, फोकस है, वो हीटिंग पर बेस्ड ऑन फोकस है। ठीक है, आज हमारा जो चैप्टर है ये फोकस है हीटिंग के करस्पॉन्डिंग। पहले समझते हैं हीटिंग होती क्या है। हीटिंग का मतलब सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर को क्या करना, राइज करना। किसी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, दैट इज हीटिंग हो गई। अब बात करते हैं हीटिंग हमारे जो है यूटिलाइजेशन की बात करें अगर, तो पहले हीटिंग आपके जो आवासीय घरों, हम लोग घरों में यूटिलाइजेशन होता है, हीट की हेल्प से खाना पकाने में यूटिलाइजेशन करते हैं। नहीं, आयरन जो है हीट, आयरन कपड़े प्रेस करने में, ठीक है, कमरे को ठंडियों में कमरे को सुखाने में, नहीं, कमरे को मतलब हीट करके हम जो क्या करते हैं अब वो अपने बॉडी को टेम्परेचर को राइज करते हैं, कमरे को गर्म रख सकते हैं। एग्रीकल्चर में देखें तो एग्रीकल्चर में हम लोग कहाँ यूटिलाइजेशन करते हैं, आपका फलों को पकाने में, पत्तियों को सुखाने में, इन सबको हम यूटिलाइज करते हैं। नहीं, जो एनिमल उनके चारे के करस्पॉन्डिंग हम लोग हीटिंग का मतलब उनको उनके भोजन को भी पकाने के करस्पॉन्डिंग हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। तो बहुत सारी यूटिलाइजेशन हो गया हीटिंग का एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेल्डिंग हो गई, ठीक है, नहीं, वेल्डिंग के करस्पॉन्डिंग सोल्डिंग करना है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम यूटिलाइज करते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, जो भी पैकेट करना है तो वहाँ पे भी हीटिंग का यूज़ होता है, पैकिंग करना है वहाँ पे भी हीटिंग का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये यूटिलाइजेशन है हीटिंग का। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हीटिंग क्या होती है। एक होती है नेचुरल हीटिंग और एक होती है आपकी आर्टिफिशियल हीटिंग। नेचुरल हीटिंग मतलब जो सोलर के थ्रू, सोलर जो नहीं, ठीक है, सोलर हीटिंग जिसको बोलते हैं, सोलर के थ्रू हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, तो ये नेचुरल हीटिंग का मतलब सोलर हीटिंग जिसकी बात करते हैं। और फिर आती है आर्टिफिशियल हीटिंग। आर्टिफिशियल हीटिंग का मतलब है जो हम अपने इनके करस्पॉन्डिंग, जैसे अब ये भी देखो दो टाइप की होती है, एक होती है इलेक्ट्रिकल हीटिंग और एक होती है नॉन इलेक्ट्रिकल हीटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटर के करस्पॉन्डिंग, इलेक्ट्रिक बॉयलर के करस्पॉन्डिंग, इलेक्ट्रिक ओवन के करस्पॉन्डिंग, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस के करस्पॉन्डिंग हम लोग टेम्परेचर को राइज करके हम यूटिलाइज करते हैं। नॉन इलेक्ट्रिकल हीटिंग में जैसे फ्यूल हीटिंग, सॉलिड लिक्विड गैस फ्यूल हीटिंग के करस्पॉन्डिंग, जिसमें हम जो है जो आपकी जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये सब, इन सबको हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जो गैसेस हैं हम लोग यूटिलाइज, उनके हेल्प से हम क्या करते हैं, हीट टेम्परेचर जो भी है किसी चीज़ को गर्म कर सकते हैं। नहीं, तो हम यूटिलाइज। फिर इसके बाद आती है जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग है, बेसिकली हमारा इस पे फोकस है, न कि नॉन इलेक्ट्रिकल हीटिंग पे करस्पॉन्डिंग फोकस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, हम लोग जब हीटिंग की बात करते हैं तो जनरली हम फोकस किस पे करते हैं, इस पे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जैसे होता है ना कि अब अभी आएगा समझ में, धीरे धीरे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्यों नॉन इलेक्ट्रिकल हीटिंग के करस्पॉन्डिंग हम नहीं जाते, हम जाते हैं इनके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल हीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूल, सॉलिड लिक्विड गैसेस फॉर्म फ्यूल्स, क्यों, एक तो यही हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इलेक्ट्रिक में हमको, जैसे इसमें बात करो कोयला है, मान लो ऑयल है, ठीक है, तो ऑयल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिजर्व में रखना पड़ेगा, उसके लिए स्पेस चाहिए। नहीं, और इसकी प्राइस क्या होती है, डे बाई डे क्या रही है, बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज डिक्रीज करती है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज भी करती है। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हीटिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज इन दोनों में यही है कि इसमें किसी चीज़ की ऐसे आपको देखो बिजली का रेट जो होता है वो बहुत तेज़ी से नहीं इंक्रीज करता, वो इसके कंपेरिजन में काफ़ी स्लो होता है इसका रेट इंक्रीमेंट। तो आप प्लानिंग कोई करो तो हम इस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा स्पेस की जो, इसके लिए कोई स्पेस की ज़रूरत होती नहीं कि हमको इतना स्पेस चाहिए कि हमको इस चीज़ को हीट करना है, तो हमको पहले से रखना पड़ेगा। आप अपना बाहर सप्लाई ले लो और कनेक्ट कर लो, बस काम ख़त्म। नहीं, न इसमें न धुआं है, न किसी चीज़ का डर है, कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत धुआं नहीं, तो जो है एसएस बनती है, राख जो बनती है, ठीक है, धुआं भी निकलता है, ठीक है, बहुत सारे प्रिकॉशन करने पड़ते हैं, नहीं, जिससे बीमारियों का डर होता है। किसके करस्पॉन्ड, नॉन इलेक्ट्रिक हीटिंग के करस्पॉन्ड। आप कहीं पे किसी, आप इसको कंपेरिजन करना है किसी कोयले वाले के पास चले जाइए जो जहाँ पे कोयले पे खाना बनता हो, ठीक है, और एक आप इलेक्ट्रिक हीटर को ले लीजिए, उस पर खाना बना के देखिए। नहीं, तो कहने का मतलब है कि काफ़ी कंपेरिजन करके देख सकते हैं चीज़ों को आप। ये आसपास चीज़ें घटित होती हैं, कोई इसके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घरों में ही देख सकते हैं और कंपेयर करके अपने से खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो है लो पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग, और ये होती है हाई, दो टाइप की होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग दो टाइप की होती है, एक होती है लो पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग, दूसरी होती है हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ हीटिंग। ठीक है,
अब इसमें भी ये दो टाइप की रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग और इलेक्ट्रॉन बम्बारमेंट हीटिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बम्बारमेंट की हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को राइज करते हैं। ठीक है, इस वाले केस में, इस वाले में क्या होता है रेजिस्टेंस हीटिंग, ये भी क्या होता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होती है, फिर इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस होती है, ये भी दो टाइप की होती है। ठीक है, एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इसमें बेसिकली ये जो कंसेप्ट होता है आई स्क्वायर आर का कंसेप्ट लेके चलते हैं, वो कैसे होगा वो हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में। फिर एक आती है आर्क हीटिंग। आर्क हीटिंग भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट आर्क हीटिंग होती है और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग होती है। इसको भी स्टडी करेंगे कि ये कैसे होती है। तो ये जो कभी एग्जाम में आए तो ये चार्ट, फ्लो चार्ट जरूर बनाओ, अगर इलेक्ट्रिकल हीटिंग से रिलेटेड चीज़ आती हैं पूछता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप ये सब बना सकते हैं। फिर बात आती है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ हीटिंग में, ये तो हो गई लो पावर करस्पॉन्डिंग, जिसमें फ्रीक्वेंसी लो पावर, यहाँ पे हमने लो पावर फ्रीक्वेंसी ऑफ हीटिंग का मतलब यहाँ पे है लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज के आसपास है, 50-60 हर्ट्ज के आसपास। यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे इससे ज़्यादा है, ये किलो हर्ट्ज में करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, किलो हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज का करस्पॉन्डिंग है। तो एक इंडक्शन हीटिंग होती है और दूसरी होती है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है। तो इसको भी पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है। ठीक है, ये कैपेसिटर वाली होती है, वो हम डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इंडक्शन हीटिंग ये दो टाइप की होती है, कोर टाइप से इंडक्शन हीटिंग होती है और दूसरी कोर लेस टाइप इंडक्शन हीटिंग होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि टाइप्स ऑफ हीटिंग क्या होती है, पहले हीटिंग क्या होती है और फिर टाइप्स ऑफ हीटिंग क्या होती है। पहले इतना बना लो, फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अदर चीज़ों पे भी। ठीक है, 1 बाय 1 करके। सोर्सेस ऑफ हीट। ठीक है, सोर्सेस ऑफ हीट के करस्पॉन्ड डिस्कस करना चाहते हैं कि जो हीट के सोर्स कौन कौन से हैं। पहला मन में क्या आता है, ड्यू टू सन, बाई सन, नहीं सन की वजह से, नहीं आप ये तो फील भी कर सकते हैं। दूसरा ड्यू टू फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन की वजह से, नहीं फ्रिक्शन से आप हीट को जनरेट कर सकते हैं। एक सिंपल सी बात है, अगर आप इसको रगड़ोगे तो ही आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझ सकते हैं कि टेम्परेचर क्या कर रहा है, राइज कर जाता है। ठीक है, बाई थर्ड वन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि पहले हमने लिखा है सन की वजह से, क्योंकि आप कपड़े को धूप में रख दो, कुछ समय के बाद क्या होगा, सूख जाता है, तो उसका ये कहाँ से मिला, हीट सन से मिला, तभी तो फ्रिक्शन का आप समझ सकते हैं। ठीक है, तीसरा केमिकल की वजह से, बाई केमिकल एक्शन। ठीक है, केमिकल एक्शन का मतलब जब हम दो केमिकल को मिक्स करते हैं तो वहाँ से भी क्या होती है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, फोर्थ और क्या समझ में आता है, फोर्थ वन बाई चेंज ऑफ स्टेट, नहीं जिसको बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन से भी हमको क्या मिलता है, हीट मिलती है। ठीक है, थर्ड गैस के थ्रू बाई गैस प्रेशर के थ्रू भी हमको क्या मिलती है, हीट मिलती है। एंड 6 बाई इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, हीट को जनरेट कर सकते हैं। नहीं आई स्क्वायर आर, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल आई स्क्वायर आर के थ्रू, और भी तरीके हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये आपके जो मेन है, ये 6 टाइप्स हैं कि सोर्स ऑफ हीट हैं, कि हम जो है इनकी हेल्प से हीट को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो जब एग्जाम में आए ना तो ये सब चीज़ें ऐसे देखो होता क्या है, यूटिलाइजेशन में सबसे बड़ी बात होती है कि सब आप जानते हो, बस हाउ कैन एक्सप्रेस। तो वही है ना कि बस उनको बारी बारी से किसी थोड़ी सी बारीकियों को देखो और उनको थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करो, तो बहुत सारे माइंड में आपके, अगर 10 फैक्टर पढ़ोगे तो 5 से 7 फैक्टर तो अपने आप दिमाग में आ जाएंगे, अगर उसको सही तरीके से पढ़ोगे तो। समझ के आप इसको, इन सब को फील कर सकते हो। नहीं अब कहें सोर्स ऑफ हीट कौन कौन से है, सोर्स ऑफ हीट क्या है, दिमाग में तुरंत सन तो पहले ही है। अब हाथ को देख लो, फ्रिक्शन की वजह से भी, नहीं
कहीं पे भी दो चीज़ों को रगड़ो तो हीट जनरेट होती है। केमिकल रिएक्शन की वजह से भी हीट जनरेट होती है, नहीं केमिकल रिएक्शन ये सब तो 3-4 तो अपने से आप बता सकते हो। बाई इलेक्ट्रिसिटी से आप देख सकते हो टेम्परेचर, हम इलेक्ट्रिसिटी थ्रू प्रेशर ये मिल जाता है। तो ये तो 1 2 3 और ये 4, ये तो आपके आंख बंद करके रहेंगे माइंड में, और इनमें भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। गैस प्रेशर की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और बाय चेंज ऑफ स्टेट, इस अवस्था परिवर्तन की से भी हमको क्या मिलता है, ये टेम्परेचर क्या होता है, राइज करता है, हीट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं भाई, अवस्था परिवर्तन मतलब ठोस से गैस में कन्वर्ट हुआ, या गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, नहीं सॉरी, गैस लिक्विड से गैस में, या ठोस से जब सॉलिड से लिक्विड में या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ तो भी क्या होता है, हीट जनरेट होती है। तो ये बहुत कॉमन है जो कि हम एकदम लेमन लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। नहीं, अब आप कहेंगे कि सर पहला क्या आता है, एक्सपेंशन होता है ना, एक्सपेंशन नहीं, जो भी आपका मटेरियल हो उसमें क्या होगा, एक्सपैंड होता है। टेम्परेचर राइज करते हो तो नॉर्मल सी बात है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से दूर चले जाते हैं, नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका एक्सपेंशन हो जाता है, वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, एरिया बढ़ जाता है मोस्टली में, ठीक है। दूसरा, स्टेट चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ स्टेट, नहीं, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, नहीं, मतलब जो भी था पहले उसमें नॉर्मल से बात है, जो पहले सेफ था उससे सिर्फ अलग हो गया, तो दैट्स वाई उसका क्या होगा, अवस्था का परिवर्तन हो गया। थर्ड वन क्या बन सकता है, फिजिकल चेंज होता है, नहीं, आपका ये सब फिजिकल चेंज वही बॉडी का शेप चेंज हो गया। फोर्थ, केमिकल चेंज, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस भी हो जाते हैं, मतलब रासायनिकली, ठीक है, पहले से जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है वो। तो ये जो बहुत ही सिंपल सा है, एक्सपेंशन तो सभी देखते हैं, एकदम फील कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट उसका चेंज हो जाता है, पहले से जो स्टेट था वो थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सब में, मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ में फिजिकल चेंजेस, कुछ में केमिकल चेंजेस हो जाते हैं हीट की वजह से, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि केमिकल चेंजेस सब में होंगे। तो मतलब ये हो गए कि ये लक्षण दिखते हैं जब हीट हम उनको इंसर्ट करते हैं किसी में, तो ये लक्षण होते हैं। कोई हो सकता है कि किसी में एक लक्षण दिखे, किसी में चार लक्षण दिखे, किसी में 2 लक्षण दिखे, किसी में 3 लक्षण दिखे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब में केमिकल चेंज, सर उसमें केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा है, सब में नहीं होता, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना राइज कर रहे हो, नहीं, वो भी तो डिपेंड करेगा ना, केमिकल चेंजेस, बॉन्डिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दैट्स वाई। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। और अगर आप बात करें, पहले यहाँ तक लिख लो, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट वन टारगेट है कि स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक है। स्केल ऑफ टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए जो बॉडी, जैसे बोला ना, हीट का मतलब टेम्परेचर को राइज करना। अब वो टेम्परेचर कितना राइज किया, वो किससे मेजर करते हैं, ये 4 पैरामीटर हैं जिनकी हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। पहला है सेंटीग्रेड और सेल्सियस, इसकी हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि कितना बढ़ा कितना घटा वॉटेवर, ठीक है। फिर फ़ारेनहाइट स्केल है, ये क्या है, फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को राइट करते हैं। फिर है रेन्यूअर स्केल, फिर है केल्विन स्केल। तो जनरली हम ये और ये इन तीनों को तो हम लोग जनरली जानते ही हैं कि सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, ठीक है। रेन्यूअर स्केल जो है हम लोग जनरली इसको बहुत कम सुनते हैं, ये तो मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि
इन तीनों का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन देख चुके हैं अपने प्रीवियस जो भी आपने पढ़ाई की है, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और इलेक्ट्रिकल के जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और एक ये है रेन्यूमर स्केल्स। ठीक है, तो ये चारों याद रखो। स्केल ऑफ टेम्परेचर कभी आ सकता है, तो ये न रहे कि सर ये क्या वाला है, तो इसका भी यूटिलाइजेशन था, आगे चल के हम देखेंगे क्या है। ठीक है, तो ये चारों लिख लो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हीटिंग। टाइप्स ऑफ हीटिंग, ठीक है। पहला फर्स्ट वन सोलर हीटिंग। फर्स्ट वन सोलर हीटिंग। सोलर हीटिंग के थ्रू हम लोग करते क्या है, सोलर हीटिंग का मतलब जो सन से हमको हीट मिलती है, उस हीट को हम क्या करते हैं, क्या उसका यूटिलाइजेशन होता है। कृषि क्षेत्र में होता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में उस हीटिंग को हम लोग उसके हेल्प से हम जो है फलों को पकाने के तौर पे यूज़ करते हैं। उससे ऑपरेटर्स जो है कृषि के उसको भी हम चलाते हैं। ठीक है, ये सब सोलर हीटिंग के हो जाते हैं। और फूल पत्ती जो भी है उसको हम जैसे कितना टेम्परेचर रखना है किसके करस्पॉन्डिंग, वो भी हम इसके हेल्प से हम उसको यूटिलाइज करते हैं। नहीं, सुखाने उखाने के लिए भी हम इस हीटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा बात आती है फ्यूल हीटिंग। ठीक है, फ्यूल हीटिंग। ठीक है, फ्यूल हीटिंग में स्पेशली जब बात करते हैं तो ये जैसे सॉलिड हीटिंग, नहीं सॉलिड फ्यूल हीटिंग। अब क्योंकि फ्यूल्स जो है लिक्विड फॉर्म में भी होता है, आपके गैसेस फॉर्म में होता है और सॉलिड के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सॉलिड के बारे में। ठीक है, सॉलिड फ्यूल हीटिंग के करस्पॉन्डिंग जैसे वुड। ठीक है, वुड हीटिंग, इसके अंदर में वुड हीटिंग नहीं। ठीक है, कोयल हीटिंग, कोयला नहीं, वो लकड़ी को जला के और हम लोग उससे टेम्परेचर प्राप्त कर, टेम्परेचर किसी चीज़ को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। वुड मतलब लकड़ी को जला के, कोयले को जला के। ठीक है, फिर बी पार्ट क्या बोल सकते हैं, लिक्विड हीटिंग, लिक्विड फ्यूल हीटिंग, लिक्विड फ्यूल हीटिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, लिक्विड फ्यूल हीटिंग में हम केरोसिन हुआ, ठीक है, ऑयल जितने टाइप्स के हैं, जब आपके डीजल पेट्रोल ये सब क्या करते हैं, ये सब किसके आते हैं, लिक्विड फ्यूल हीटिंग के करस्पॉन्डिंग आते हैं। ठीक है, जितने टाइप्स के हम लोग को ऑयल है सब हम नहीं ऑयल को यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए, हम उससे हीट प्राप्त करते हैं। नहीं, तो ये हो गया लिक्विड फ्यूल हीटिंग। अब थर्ड वन गैसेस फ्यूल हीटिंग। हम लोग गैसेस में नेचुरल जो गैसेस होती हैं उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हीट को हम उससे कुकिंग करते हैं। ठीक है, रूम को हीट करते हैं। ठीक है, नहीं बहुत सारे उसके यूटिलाइजेशन हैं। ठीक है, हम अपने जो है गैसेस के थ्रू हम गाड़ियों को भी चलाते हैं। ठीक है, ये सब आपको आपके क्या हो जाते हैं, गैसेस फ्यूल हीटिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी ये जो गैसेस हम इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जैसे सिलेंडर है, एलपीजी है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या नाम है घरों में खाना पकाते हैं। ठीक है, सीएनजी है, सीएनजी के थ्रू हम गाड़ियाँ चलाते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, गैस फ्यूल हीटिंग है इनकी हेल्प से। फिर नेक्स्ट वन केमिकल, 1 2 3 थर्ड केमिकल हीटिंग। केमिकल हीटिंग का मतलब होता है कि जो है हम
केमिकल को मिला के उससे जो हीटिंग मिलती है दैट इज केमिकल हीटिंग। ठीक है। फोर्थ वन मैकेनिकल हीटिंग। यहाँ पे क्या होता है कि मैकेनिकली मतलब फोर्स के द्वारा, प्रेशर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ड्यू टू प्रेशर, नहीं, ड्यू टू प्रेशर फोर्स फ्रिक्शन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हीट को जनरेट करते हैं, दैट इज मैकेनिकल हीटिंग। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन एटॉमिक हीटिंग। एटॉमिक हीटिंग में क्या करते हैं कि जैसे आप बिजली तैयार करते हैं, ठीक है, आप एटॉमिक रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं, वो यही इसी के थ्रू एटम को क्या करते हैं, बम्बारमेंट करते हैं। ठीक है। एटम के ऊपर न्यूट्रॉन का, जिससे क्या होता है, वो ब्रेकअप करता है, जिससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उससे हम एनर्जी हीट जनरेट करते हैं और फिर उस हीट को हम लोग क्या किसमें कन्वर्ट करते हैं, अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उसे भेजते हैं हर जगह। उसे इलेक्ट्रिक ट्रेन भी चलती है, बहुत सारी एनर्जी बहुत निकलती है ना उसमें, जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एटम का ही तो एटॉमिक हीटिंग ही तो एटम के थ्रू ही तो हीटिंग हमको मिलती है, नहीं, एटम को ऊपर बम्बारमेंट किया जाता है जिससे वो अदर एटम में ब्रेक कर जाता है और प्लस एनर्जी रिलीज, बहुत काफ़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वो एनर्जी को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और वो इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग बहुत सारे ऑपरेटर्स जो है ऑपरेटर्स को हमको क्या करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं, उनको वर्क पे लाते हैं, नहीं। तो ये सब हो जाता है एटॉमिक हीटिंग। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हीटिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के हेल्प से बम्बारमेंट करके हम लोग वॉल्स में और स्पेशली रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। और या फिर जो बड़े बड़े होते हैं, क्या नाम है आपके, इंडस्ट्रियल ऑपरेटर्स, उसके करस्पॉन्डिंग हम इसको यूटिलाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट वन है हीट है इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग में आप तो जानते ही हैं, जो हम लोग यूटिलाइजेशन है आजकल घरों में भी कर सकते हैं, घरों में भी, हर जगह कहीं पे भी देखो, ये सब जितने भी हीटिंग हो रही है हम लोग इलेक्ट्रिक के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है। जिससे करंट फ्लो करती है और बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अभी हमने जब टाइप्स ऑफ हीटिंग में जब स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था ना कि हीटिंग, तो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, वो भी दो टाइप्स का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस, फिर आर्क हीटिंग, फिर बम्बारमेंट हीटिंग, ये सब इसी के अंडर में आता है ना। तो ये इलेक्ट्रिक हीटिंग में हम कह सकते हैं कि जितने भी हम सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन किसका आजकल हो रहा है, इसी का तो हो रहा है, नहीं, हर जगह कुछ भी है, प्रेशर ले लो, ओवन ले लो, नहीं, हर जगह हम इसी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि चीज़ों को गर्म करने में, टेम्परेचर राइज करने में। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ हीटिंग। तो समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ हीटिंग, पहला सोलर है, फिर फ्यूल्स है, फ्यूल्स हीटिंग। ये चीज़ें थोड़ा ने इनको क्या है ना, इनके साथ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करना पड़ता है, जिससे वो आपके माइंड में बैठ जाएंगी, फिर आप अपने से भी लिख सकते हो। नहीं, टाइप्स ऑफ हीटिंग में क्या होगा, पहले सोलर हीटिंग समझ में आ गया। सोलर हीटिंग जिसके हेल्प से, सोलर हीटिंग की हेल्प से हम लोग एग्रीकल्चर में बताया था कि फलों को पकाने में कर सकते हैं यूटिलाइजेशन, सुखाने में, पत्तियों को सुखाने में, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करने के करस्पॉन्डिंग रख सकते हैं इन सब। ठीक है। फिर फ्यूल हीटिंग है। फ्यूल हीटिंग में भी अब ये 3 टाइप्स की होती हैं, सॉलिड फ्यूल हीटिंग, लिक्विड फ्यूल हीटिंग और गैसेस फ्यूल हीटिंग। सॉलिड फ्यूल हीटिंग में वुड हीटिंग होती है, कूल हीटिंग होती है, इनके हेल्प से टेम्परेचर को राइज करते हैं, जिससे हम उनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
फिर लिक्विड फ्यूल हीटिंग में क्या होता है, ऑयल्स होते हैं, जो ऑयल हम लोगों को, जो हम पेट्रोल डीजल और जो केरोसिन ये सब बेसिक इंडर में आते हैं, इनको हीटअप करके हम लोग क्या सब जलाते हैं, तो जिससे हीट जनरेट होती है और उस हीट का हम यूटिलाइज करते हैं। फिर आपका गैसेस फ्यूल हीटिंग, गैसेस फ्यूल हीटिंग जैसे केरोसिन हुआ, सॉरी जो हम गैस एलपीजी है, ठीक है, सीएनजी है, ये सब इसी के अंडर में आते हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग गाड़ियों को चलाते हैं, घरों में इस्तेमाल, मतलब गैस को उससे खाना पकाने में यूटिलाइज किया जाता है, नहीं, जिससे हीट अप जनरेट होती जब जलाते हैं। केमिकल हीटिंग में क्या होता है, केमिकल हीटिंग में क्या होता है कि जो दो केमिकल को मिक्सअप करता है तो भी हीट जनरेट होती है, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। फिर आता है मैकेनिकल हीटिंग। मैकेनिकल हीटिंग में क्या होता है, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, ड्यू टू फोर्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, नहीं होता लड़ाओ तो फिर उससे भी हीट जनरेट होती है, जिससे हम उनको भी यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। फिर आता है एटॉमिक हीटिंग। एटॉमिक हीटिंग में जो हमने बताया था कि जो आपका आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो इसके अंडर में आता है, ठीक है, जिसके उस हीटिंग न्यूक्लियर बम्बारमेंट किया जाता है, जिससे बहुत सारे एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स हीटिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स हीटिंग में बॉल ट्यूब करस्पॉन्डिंग एक्सपेरिमेंट के तौर पे या इंडस्ट्रियल पे इसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बम्बारमेंट होता है। और यहाँ पे फिर आता है इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या है, तो जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, प्रेस, दुनिया भर का सब चीज़ें इसी से चल रही हैं आजकल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 7, 8, 9 8 प्रकार के हो गए, जिससे आप इजीली वे में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बना लो पहले जल्दी से। देखिए नेक्स्ट वन है एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। अब हमारा टारगेट है कि भाई ये जो चीज़ें, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो हमने अभी तक पढ़ा सब कुछ, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है। पहला है क्लीननेस, भाई कंपेयर कर सकते हैं नहीं कि अगर एक भट्टी को ले लो, भट्टी को क्या मतलब, जो आप कहीं पे आप देख लो आसपास ही, जहाँ पे भट्टी से क्या होते हैं, कोयले से चाय बन रही है, सपोज करो खाना बन रहा है, और यहाँ पे जबकि इसमें क्या होता है, इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रिक के थ्रू चाय बना सकते हैं, नहीं, केतली को गर्म कर सकते हैं, और तो दोनों में कंपेयर कर सकते हो। तो देखते हो क्या कि जो कोयले के थ्रू बनता है उसमें क्या है, भट्टी की राख निकलती है, ठीक है, धुआं निकलता है, उसके लिए एक स्पेस चाहिए प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन के लिए, अदरवाइज हम वर्क नहीं करा सकते। हम जो है ये नहीं कि हर जगह, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं, पानी को अगर हीट अप करना है तो कमरे के किसी कोने में आप जो है क्या लगा सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक इसका ऑपरेटर्स है, उसके ऑपरेटर से उसको रख दो और उसको बिजली से कनेक्ट कर दो, बस ऑन हो जाएगा। उसके लिए कोई प्रॉपर स्पेस की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हमको एक उस स्पेस में, किसी स्पेस में रख दो, वो हो जाएगा। जबकि अगर कोयले के थ्रू करेंगे तो वहाँ पे एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए कि वेंटिलेशन का, नहीं, धुआं निकलना चाहिए, धुआं को पास होने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, फिर राख बनती है उसकी। तो ये सब चीज़ें हो गई, इसी वजह से कहते हैं इलेक्ट्रिक में क्लीननेस होता है। फिर अब्सेंस ऑफ फ्यूल्स गैसेस, इसमें अब्सेंस ऑफ फ्यूल गैसेस मतलब वही कि इसमें कोई गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, कि हमको इतना बजट रखना है कि इससे इतना देर तक पानी गर्म करो या कुछ भी है, तो हमको एक प्रॉपर स्पेस चाहिए उस फ्यूल्स को रखने के लिए। एक तो स्पेस भी चाहिए हमको, कि ख़त्म हो गया तो फिर हमको लगातार कंटिन्यूस वो चीज़ आनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो भी काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। फ्यूल गैसेस। फिर चीप फर्नेसेस, इसमें क्या होता है कि जैसे कोयले, जैसे अदर में क्या होता है कि चिमनी उमनी की ज़रूरत पड़ती, इसमें चिमनी उमनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो फर्नेसेस होता है ये बहुत, इसी वजह से इसकी कॉस्ट क्या है, काफ़ी लो हो जाती है, किसकी, इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है क्विक स्टार्टिंग। चिप फर्नेसेस हो गया। क्विक स्टार्टिंग, ये क्या होता है, जैसे प्रेस ही है, प्रेस को आप जैसे लाइट से कनेक्ट करो तुरंत क्या हो जाता है, क्विक स्टार्ट हो जाता है।
जबकि उसी को कोयले वाले से करो, कोयले वाले प्रेस को ही कंपेयर कर लो, तो उसमें क्या होता है, उसको पहले रखना पड़ेगा, फिर कुछ समय के बाद उसको ऐसे करोगे फिर हीटअप होगा। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, इसको ऑफ कर दो तो तुरंत क्विक स्टार्ट भी हो जाता है, क्विक ऑफ भी हो जाता है। जबकि उसमें क्या होता है, ऑफ करने के लिए उसको एक वेंटिलेशन रखना पड़ेगा जो कुछ समय के बाद ऑफ बंद होगा। नहीं, तो हम ये बहुत सस्ता पड़ा नहीं, इस वजह से कॉस्ट भी क्या पड़ेगा कम। फिर इजी कंट्रोल, इजी कंट्रोल है, कंट्रोलिंग इसकी बहुत इजी होती है। ठीक है, कि मतलब ये जो इजी कंट्रोलिंग मतलब है कि ऑन ऑफ करना है, जैसे प्रेस को ही ले लो, ऑन ऑफ करना बहुत इजी कंट्रोल है। वहाँ पे क्या है कि अगर हीट आपके हिसाब से कम करना है तो उसको क्या करना, प्रेस को खोलना पड़ेगा, उसको वेंटिलेशन का रेस्पॉन्ड रखना पड़ेगा, ठंडी हवा फेंकना पड़ेगा। नहीं तो दैट इज टफ काम, दैट इज टफ वर्क, दैट्स वाई। एक सिंपल सा एग्जांपल एक कर रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा माइंड सेटअप हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन में का मतलब हो गया कि अगर उसमें सब कुछ लगा रहता है, हर चीज़ लगी रहती है कि कहीं सर्किट ब्रेकर रिले विले सब कुछ एकदम फिट रहता है कि जिससे कभी कुछ लाइट तेज़ या कम हो गई या किसी वजह से कुछ हुआ तो वो उसको क्या कर लेगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन होता है। जबकि दूसरे में क्या होता है कि अगर जैसे आप बना रहे हो कुछ और उसमें कुछ बहुत तेज़ी से कुछ हुआ तो उसमें क्या होता है, ईजी प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक नहीं होता बल्कि मैनुअल करना पड़ता है। नहीं, मैनुअली करना पड़ेगा ना, आपके देखोगे बढ़ेगा और आप जैसे सपोज कर लो ऑन करके चले गए और कभी हीटर ज़्यादा हो गया और आए तो पता चलो ख़त्म कहानी हो गई। जबकि इसमें ऐसा नहीं कुछ होता कि इसमें क्या होगा कि अगर एक टेम्परेचर सेट कर दिया, उस टेम्परेचर से राइज ज़्यादा होगा ही नहीं, अगर उस टेम्परेचर से थोड़ा सा भी राइज हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कट हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन। फिर इजी एडॉप्शन, इजी इसको हम लोग इजी एडॉप्ट कर लेते हैं। नहीं, ये तो बहुत सिंपल सा है। इजी एडॉप्शन है किसका, इलेक्ट्रिक का। आजकल देख रहे हो इतने सारे फ़ायदे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, एडॉप्शन इसका सबसे ज़्यादा ईजी हो जाता है। हाई इफ़िशिएंसी हाई मिलती है। क्यों, जैसे बताया ना कि अगर हम प्रेस को ही ले लो तो प्रेस को हम जब ऑन ऑफ करते हैं तो जैसे ही ज़रूरत नहीं तुरंत बंद कर दिया, ठीक है, तो हमारा जो लॉसेस है वो कम से कम होगा। नहीं, जबकि दूसरे वाले में क्या होगा कि किसी वजह से आप वर्क कर रहे हो और किसी वजह से जाना पड़ गया तो आप छोड़ के चले जाओगे तो वो तो पूरा जो था वो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हीटअप करना पड़ेगा, फिर से लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो कोयले को हीटअप करते हैं तब वो गर्म होता है, टाइम टेकन प्रोसीजर हो जाता है। एफिशिएंसी क्या हो गई, पुअर हो गई ना अगर कंपेयर करें इलेक्ट्रिकल से और कोयले वाले से, प्रेस से ही। तो एकदम सिंपल वे में तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल की एफिशिएंसी क्या मिलेगी, काफ़ी हाई मिलेगी। हाई टेम्परेचर, यहाँ पे हाई टेम्परेचर का मतलब है इन द सेंस क्विकली हम हाई टेम्परेचर को प्राप्त कर लेते हैं। नहीं, जैसे प्रेस को ही ले लो तो उसमें बहुत जल्दी कुछ फ्यू सेकंड में ही हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, जबकि दूसरे वाले में उसको बढ़ाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। नहीं, दैट्स वाई। फिर यूनिफॉर्म हीटिंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ को जब हीटअप करते हैं ना ये तो ये पूरे होल सरफेस को यूनिफॉर्मली क्या करता है, हीटअप करता है। कौन, इलेक्ट्रिकल हीटिंग में। जबकि अदर हीटिंग में क्या होता है, कहीं टेम्परेचर कम कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर हीटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। हाँ, इसकी सबसे जैसे डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में हम इसको यूटिलाइज करते हैं। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को भी हम लोग क्या करते हैं, हीटअप कर लेते हैं। वो हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में कि ये कैसे किया जाता है। ड्यू टू हायर फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज और हायर फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम लोग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को भी हीटअप कर लेते हैं, जबकि अदर में ये चीज़ें उतनी इफेक्टिव नहीं हैं। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। सेफ्टी भी इसमें बहुत क्या है, ईजिली है। ठीक है, फिर नॉन बेटर यूनिफॉर्म कंडीशन, बेटर वर्किंग कंडीशन। जो वर्किंग कंडीशन क्या होती है, बेटर होती है एज ए कम्पेयर टू अदर टाइप्स के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, फिर आता है लेस अटेंशन एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है, लो होती है। ठीक है, एज ए कम्पेयर टू आप देख सकते हैं कि हमको जो कोई चीज़ मैनुअली ऑपरेट करना है और कोई चीज़ आपके ऑटोमेटिकली है तो नॉर्मल सी बात है, ऑटोमेटिकली जब आप इनिशियली कास्ट कर सकते हैं इसकी हाई हो सकती है, बट
लगातार इसको जब यूटिलाइज करते हैं तो इनिशियली कॉस्ट भी निकल जाती है कोई भी चीज़ में, क्योंकि उसमें सब ऑटोमेटिकली है, उसमें कोई भी अपना वर्क कर सकता है। और फिर नेक्स्ट वन इकोनॉमिकली, मतलब मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है कि बहुत सस्ती पड़ता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि जब कॉस्ट की बात करते हैं तो जो बिजली का रेट है सपोज करो, और कोयले का रेट है, या जो अदर गैसेस हैं या ऑयल्स हैं, वो चूँकि हमको अदर कंट्री से लाने पड़ते हैं, तो दैट्स वाई उनकी कॉस्ट जो होती है डिपेंड अपॉन इंटरनेशनली, वो भी क्या करती है इंक्रीज डिक्रीज करती रहती है। वो देखो डे बाय डे या मंथली वाइज या ईयरली वाइज वो क्या होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है एज अ कम्पेयर टू जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी में जो प्राइस होती है वो 4-5 साल पे एक बार बिजली का बिल बढ़ेगा, अदरवाइज़ ये नहीं कि हमेशा हर महीने हर वीक जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाए, जबकि ऐसा इन सब में नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 10-15 टाइप 15 टाइप्स, जिससे आप चीज़ों को समझ के आप अपने एग्ज़ाम में इन चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू नोटेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बना लो इसको।